नमस्कार। आज मैं आपके सामने एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूँ। आप देख रहे हो कोरोना काल जो चल रहा है, इसमें जो आरटीपीसीआर जांच होती है वो डीएनए के ऊपर आधारित है। जितनी भी इंडिया में जांचें होती हैं वो सब डीएनए के द्वारा ही की जाती हैं, जबकि ये जो वायरस होता है वो आरएनए है, जिसके अंदर आनुवांशिक मटेरियल जो आरएनए होता है। तो आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट किया जाता है, उसके बाद में आरटीपीसीआर जांच की जाती है। तो पहले डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है उसके बारे में अपन आज अध्ययन करेंगे। तो मैं टॉपिक शुरू करूं उससे पहले जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें और मेरे वीडियो को लाइक करें। ठीक है, अब मैं शुरू होता हूं, अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। ये जीव विज्ञान विषय के अंतर्गत डीएनए की संरचना। तो देखिए, डीएनए के बारे में आप पढ़ते आ रहे हो कि वाटसन और क्रिक ने इसका मॉडल दिया, उन्होंने सबसे पहले खोज की। लेकिन सच्चाई जो है वो 1869 में जब गांधी जी का जन्म हुआ था, उसी साल डीएनए की खोज की थी मिस्र ने। ये स्विट्जरलैंड के साइंटिस्ट थे और इन्होंने इनका नाम रखा था न्यूक्लियन। इनका नाम रखा था। इसके बाद में 1881 में मिशेल जो आए, इन्होंने इसका नाम न्यूक्लिक एसिड रखा, न्यूक्लिक एसिड, और इन्होंने इसको 5 भागों में बांट दिया। 5 भाग AGCUT, कट, एजी कट, यानी कि ए से एडेनिन, जी से गुआनिन, सी से साइटोसिन, यू से यूरेसिल और टी से थायमिन। नाइट्रोजन क्षारक ये 5 होते हैं, आप जानते हो। ये 1881 में मिशेल ने बता दिया था और इसके लिए इनको 1910 का नोबेल पुरस्कार दिया गया। इसके बाद 1953 में वाटसन, ये अमेरिकी साइंटिस्ट थे, और क्रिक, ये फ्रांस के साइंटिस्ट थे। इन्होंने डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल दिया, द्विकुंडलित मॉडल। हम इसी को आज पढ़ते हैं। इन्होंने एक तरह से डीएनए के क्षेत्र में क्रांति ला दी और द्वि हेलिक्स जो मॉडल है वो वाटसन और क्रिक ने दिया और इसके लिए उनको 1962 का नोबेल पुरस्कार देकर सम्मानित किया। तो ये तो था इसका इतिहास। अब हम चलते हैं इसकी स्ट्रक्चर पर। तो इसमें आप समझ गए होंगे कि डीएनए की एक्चुअल में वास्तविक खोज 1869 में कर दी गई थी, लेकिन जो द्विकुंडलित मॉडल जो दिया वो वाटसन क्रिक ने दिया। अब देखिए, डीएनए में मुख्य जो चीजें होती हैं, ये न्यूक्लिक अम्ल है। कौन सा? न्यूक्लिक अम्ल। मिशेल ने बताया था कि ये न्यूक्लिक अम्ल है। न्यूक्लिक अम्ल 2 प्रकार के होते हैं, आरएनए और डीएनए। अब देखिए, मनुष्य के शरीर में 37 लाख करोड़ से 40 लाख करोड़ तक कोशिकाएं होती हैं। और आप जानते हो हर कोशिका में केंद्रक होता है, केंद्रक में गुणसूत्र पाए जाते हैं। अब मनुष्य की बात करते हैं तो मनुष्य में 46 गुणसूत्र यानी कि 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। गुणसूत्रों में उसकी पीढ़ी
सारे तमाम जो लक्षण है वो स्थित होते हैं। अब गुणसूत्र अपन देखते हैं तो इस प्रकार की संरचना नजर आती है। अब इसमें इस प्रकार से ये डीएनए रहते हैं। अगर इसको हम खोलें तो इस प्रकार से संरचना नजर आएगी। तो ये जो है छोटा सा पार्ट देखा जाए तो यही डीएनए यानी कि गुणसूत्र डीएनए के बने होते हैं। तो अब देखिए मैं यहां आता हूं, इसमें क्या क्या होता है। आरएनए और डीएनए दो प्रकार के न्यूक्लिक एसिड है। आरएनए राइबो न्यूक्लिक अम्ल और ये डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। डी मतलब डाई, दो पे। अब देखिए समझिए आप इसमें क्या क्या होता है न्यूक्लिक अम्ल में। मुख्य रूप से एक तो पेंटोज शर्करा होती है, पेंटोज शर्करा। दूसरा इसमें होते हैं नाइट्रोजनी क्षारक, नाइट्रोजनी क्षारक। और फास्फेट समूह। इन तीन चीजों से मिलकर न्यूक्लिक एसिड का निर्माण होता है। तो पेंटोज शर्करा जो है आरएनए में जो होती है वो राइबोज होती है और इसमें जो होती है डीऑक्सीराइबोज होती है। अब यहां तक पहले पेंटोज शर्करा को समझिए। जैसे ये इसका स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूं। CH2OH। अब देखिए आप जब पढ़ोगे आगे पढ़ते भी हो जैसे तो उसमें 5 से 3 और 3 से 5 देखते हो तो इसको यहां से 1 नंबर 2 देखो कार्बन तो यहां होता है, यहां होता है, यहां होता है, यहां होता है, एक 5 कार्बन होता है, इसलिए पेंटोज शर्करा है। तो 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 और ये कार्बन यहाँ ये 5 नंबर। इस प्रकार से होती है। लेकिन जो डीऑक्सीराइबोज है देखिए आप, अब इसमें यहां OH है, यहां भी OH है, लेकिन 2 नंबर पे ये है, ये 2 पे H होता है, ऑक्सीजन इससे निकल जाती है, यहां रिमूव हो गई ऑक्सीजन। तो 2 नंबर पे इसलिए डी या डाई, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन रिमूव हो गई इसलिए। और यहां OH है और ये सेम स्ट्रक्चर है CH2OH। तो ये अंतर होता है पेंटोज जो शर्करा है इन आरएनए और डीएनए में। इसके बाद नाइट्रोजनी क्षारक की बात करते हैं। नाइट्रोजनी क्षारक ये मैंने पहले बताया था 5 प्रकार के हैं। AgCUT कट, Ag कट, इस ऐसे याद रख लीजिए आप। तो देखिए ये होते हैं प्यूरिन और पिरिमिडिन। 2 प्रकार के होते हैं। प्यूरिन होते हैं ये और पिरिमिडिन आगे वाला CUT कट। तो एडेनिन गुआनिन और C साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन। ये यूरेसिल जो है ये आरएनए में होता है, यानी कि डीएनए में ये नहीं होता। थाइमिन जो होता है ये डीएनए में होता है, ये आरएनए में नहीं होता है। तो ये तो नाइट्रोजन क्षारकों की बात। अब फास्फेट समूह दोनों में सेम होता है। अब देखिए अब चलते हैं अपन इसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं। आप देखिए ये जैसे एक सीढ़ी है, सीढ़ी आप अच्छी तरह से जानते हो, इस प्रकार से होती है। ये पैर रखकर ऊपर चढ़ने के लिए। इस सीढ़ी को आप ऐसे घुमा दीजिए तो उस प्रकार से ऐसी स्ट्रक्चर बन जाएगी। इस प्रकार के आप देखते हो, इसके बीच में ये जो है इस प्रकार से ये स्ट्रक्चर होती है। ये जो आप देख रहे हो ये नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं। अब एक प्यूरिन दूसरे पिरिमिडिन
से जुड़ेगा। प्यूरिन जैसे ए है और जी। पिरिमिडिन डीएनए की बात करें अपन, तो डीएनए में पिरिमिडिन जो है वो सी और टी ये है, तो ए के साथ टी जुड़ेगा और जी के साथ सी जुड़ेगा। ये दोनों ही हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। किस तरह से देखिए, जैसे ये है, इसमें डबल बॉन्ड आएगा और ये थायमिन के साथ, ये हाइड्रोजन बंध से जुड़े होते हैं। इंपॉर्टेंट बात है, ये कंपटीशन में पूछी जाती है। और ये गुआनिन जो है ट्रिपल बॉन्ड के साथ साइटोसिन से जुड़ता है। तो ये जो आप देख रहे हो, ये इस प्रकार की स्ट्रक्चर है। ये नाइट्रोजन क्षारक हो गए। अब नाइट्रोजन क्षारक से जुड़ी होती है शुगर, पेंटोज शर्करा जो है, जैसे ये इसकी बात की अपने, ये पेंटोज शर्करा। ऐसे ही इधर अब पेंटोज शर्करा से जुड़े होते हैं। अब ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो आप, एक बार कितनी ध्यान रखिए, ये नाइट्रोजन क्षारक है प्लस शर्करा है, ये इसको बोलेंगे न्यूक्लियोसाइड। अब अगर इसके साथ जैसे फास्फेट जुड़ जाता है, यहां फास्फेट जुड़ गया, अब ये फास्फेट इसमें सीटी में जैसे कील ठोकने का काम करते हैं, इनको यहाँ स्थिर करने का, तो ये फास्फेट को आप इस तरह से मानिए। अब ये एक ऊपर वाला देखिए, ये ग्रुप हो गया, नाइट्रोजन क्षारक है, पेंटोज शर्करा है और फास्फेट, इसको बोलेंगे न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड। तो ये न्यूक्लियोटाइड की लंबी श्रृंखला होती है और दो श्रृंखलाएं होती है, एक इधर और एक ये इधर, तो इसलिए इसको पॉलीन्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो ये जो डीएनए है, डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड की एक बहुत लंबी श्रृंखला है। तो आप समझ गए होंगे न्यूक्लियोसाइड किसे कहते हैं, यानी कि फास्फेट साइड में है, नहीं जुड़ा हुआ है तो न्यूक्लियोसाइड, और जुड़ गया फास्फेट, कील ठोकने का काम कर दिया तो उसको टाइट कर दी तो न्यूक्लियोटाइड। इस हिसाब से आप याद रखिए, नाइट्रोजन क्षारक प्लस शुगर, शर्करा जो पेंटोज वो, और प्लस फास्फेट, ये मिलकर न्यूक्लियोटाइड का निर्माण करते हैं, और फास्फेट नहीं हो तो न्यूक्लियोसाइड का। अब देखिए, ये इसकी स्ट्रक्चर इस प्रकार से लंबी श्रृंखला चलती रहेगी। अब ये जो स्ट्रक्चर जो है, जैसे डीएनए की वाटसन क्रिक ने दी थी, डीएनए 5 प्रकार के होते हैं, ए, बी, सी, डी और जेड। जो ये जो वाटसन क्रिक ने बताई थी वो बी डीएनए की थी, बी डीएनए। अपन बी डीएनए की बात करते हैं तो इसका ये जो डायमीटर होता है, ये व्यास, ये होता है 20 एंगस्ट्रॉम, और एक हेलिक्स, ये जो घुमाव जो होता है, ये एक हेलिक्स, इसकी ये जो ऊंचाई है, चौड़ाई जो ऊंचाई, इसकी दूरी होती है 34 एंगस्ट्रॉम। अब ये जो इस प्रकार के हैं नाइट्रोजन क्षारकों के समूह, ये जो है 10 होते हैं, इसमें कितने होते हैं, इनकी संख्या 10 होती है, तो इनके बीच की दूरी ये, तो 10 होते हैं, 34 इसकी टोटल है, तो कितना हो जाएगा, इस दो नाइट्रोजन क्षारकों के बीच की दूरी ये हो जाएगी 3.4 एंगस्ट्रॉम। तो आप इसको विशेष याद रखिए, इस प्रकार से कंपटीशन में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जो वाटसन क्रिक ने मॉडल दिया था वो बी डीएनए का था। अब ए डीएनए, इसमें ये 20 की जगह 23 होती है, सी डीएनए में 19 होती है, इसमें 18, इसमें 18। तो इस प्रकार से अब इसकी बात करते हैं जेड एंड, देखो ये दक्षिणावर्त होता है, क्लॉकवाइज, ये जो स्ट्रक्चर ये ऐसे क्लॉकवाइज घुमा हुआ होता है, और जबकि जेड डीएनए में जो तुलना की जाती है जेड से की जाती है, जेड डीएनए होता है वामावर्त, एंटी क्लॉकवाइज।
तो इसकी बात और कर लेते हैं अपन। ये देखिए ZDNA है, तो इसकी जैसे ये 20 थी तो इसका डायमीटर जो होता है वो 18 होता है, और इसमें जो ये नाइट्रोजन क्षारक इसमें कितने 10 थे, इसमें होते हैं 12। ठीक, तो इस प्रकार से ये डिफरेंस है इसमें, और मेरे ख्याल से आप डीएनए की स्ट्रक्चर समझ गए होंगे। अब डीएनए जो होता है ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो भी लक्षण है उनको लेके जाता है। अब जैसे आंखों का रंग कैसा होगा, होठों की स्ट्रक्चर कैसी होगी, नाक की शेप कैसी होगी, कलर कैसा होगा, ये सब डीएनए ही डिसाइड करते हैं। आपने मेंडल के नियम में पढ़ा होगा, अलग अलग लक्षण जो है, एकल संकरण, द्विज संकरण, उनमें किस प्रकार से अनुवांशिकी के अंतर्गत पढ़े हैं, कैसे आप क्रिएटिविटी में जाते हैं, उन सब के लिए मेंडल ने कारक शब्द काम लिया था, क्योंकि उसमें जीन की का ज्ञान नहीं था। तो ये जीन जो होते हैं ये डीएनए की ये 3 नाइट्रोजन क्षारक, जैसे मान लो यहाँ C आ गया, तो ये 3 नाइट्रोजन क्षारकों का एक समूह एक जीन होता है। तो इस प्रकार से ये डीएनए कार्य करते हैं, और डीएनए कभी बदला नहीं जा सकता। ज्यादातर जो संतान के लिए विवाद होते हैं उनकी जांच करने के लिए कि ये एक्चुअल में इन्हीं माता पिता की संतान है, उसको ज्ञात करने के लिए भी डीएनए टेस्ट किया जाता है, डीएनए टेस्ट। और अपराध वगैरह होते हैं उनमें डीएनए टेस्ट किया जाता है अपराधी को पहचानने के लिए। तो इसके डीएनए टेस्ट के बारे में वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा आपको। आज इतना ही, धन्यवाद।